हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पजल के इस महासागर में। पजल दिमाग की कसरत। पजल के जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, रीजनिंग का जो टॉपिक है, उसके अंदर के क्वेश्चंस बनाना हमें सीखना है। तो पजल एक आसान कंसेप्ट नहीं है, दिमाग इसमें बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है। इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड कहानी होती है, तो उस कहानी को, उस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से यूज करना है कि क्वेश्चन हम आसानी से बना सकें। हर तरीके के पजल हम आपसे डिस्कस करेंगे, वन बाय वन एक चीज आपसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से साथ में, ठीक है, बने रहिएगा। बिल्कुल पेन और कॉपी उठा लीजिए आप, ठीक है। सब चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो कॉपी पेन के साथ बैठिए और हमारे साथ कसरत शुरू करिए, अपने दिमाग की कसरत स्टार्ट करिए पजल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का, ठीक है, सेशन। तो पजल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पजल की बात करूं आपसे कि पजल आखिर किस तरीके का प्रॉब्लम है। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप बैंक का एग्जाम देख रहे हैं, बैंक का कोई भी एग्जाम लाइक आईबीपीएस के एग्जाम जैसे क्लर्क हैं, पीओ हैं, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स, और एसबीआई के, आरबीआई के, इन सारे एग्जाम, और कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो बैंक के पैटर्न पर ही होते हैं। जैसे आपको ये पता होगा कि कुछ इंश्योरेंस के पेपर्स होते हैं, एलआईसी का पेपर हो गया, ठीक है, एओ का पेपर हो गया, इस तरीके के जो बहुत सारे एग्जाम होते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे आते हैं जो आपके बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे एग्जाम भी है जहां पर पजल के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वहां पे बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं कि 5-5 क्वेश्चन के सेट आपसे पूछे जाए। तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें हम अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, दिमाग की कसरत कराएंगे कि हमें किस तरीके से डाटा को सही जगह रखना है। तो सिंपल सेटिंग करना है, डाटा को फिट करना है। पजल में ये सीखना है कि कौन सा डाटा किसके लिए फिट है, कौन सी इंफॉर्मेशन किसके लिए बिल्कुल फिट है, ये सारी बातें हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, राइट। तो पहले प्रॉब्लम के साथ मैं आज की शुरुआत करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से हमारे साथ आप बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के लिए कुछ डायरेक्शंस गिवन है। इन डायरेक्शंस की यूज से हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो कहता है रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको इंफॉर्मेशन को सही ढंग से पढ़ना है और उन इंफॉर्मेशन का सही तरीके से यूज करके क्वेश्चन को फिनिश करना है। तो पहला पॉइंट ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट आखिर क्या कह रहा है, पहले पॉइंट की बात हम करने जा रहे हैं कि आखिर पहला पॉइंट कह क्या रहा है। ओके, कहता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कार्ड्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कार्ड, 5 तरीके के कार्ड्स। जैसे उनके नाम दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। मतलब 5 कार्ड हैं, ए, बी, सी, डी, ई। तो 5 टाइप के जो कार्ड हैं उनका नाम है ए, बी, सी, डी एंड ई। देयर आर 3 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। कहने का मतलब हर टाइप के जो कार्ड हैं उनके भी 3-3 कार्ड हैं। कहने का मतलब ए के जो कार्ड हैं वो 3 हैं, बी के 3 हैं, इस तरीके से सी के, डी के और ई के भी 3-3 कार्ड हैं। These are to be inserted. These are to be inserted in envelopes of 3 colors. These are to be inserted in envelopes of 3 colors. इसमें रेड कलर का इन्वेलप्स है, येलो का है और ब्राउन का है। मतलब जो इन्वेलप्स हैं जिसके अंदर कार्ड को रखना है वह कलर में 3 है। रेड कलर का इन्वेलप है, येलो कलर का है और ब्राउन कलर का है। देयर आर 5 envelopes ऑफ ईच कलर। मतलब हर जो कलर का इन्वेलप है उसके 5-5 हैं। मतलब टोटल अगर 3 कलर हैं और हर कलर के 5-5 इन्वेलप्स हैं तो कुल 15 इन्वेलप्स हैं जो कलर वाइज हैं। और कार्ड भी कितने हैं, क्योंकि 5 टाइप के कार्ड हैं और सबके 3-3 कार्ड हैं, तो 15 कार्ड्स एंड 15 इन्वेलप्स। इससे ये बात समझ में आ रही होगी कि हर एक इन्वेलप में एक एक कार्ड को रखना है।
जिससे 15 इनवलप्स में 15 कार्ड रखा जा सके। ठीक है, ये पहले पॉइंट से अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से समझिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, B, D and E types, B, D and E type cards are inserted in red envelope, right? A, B and C type card are to be inserted in yellow envelopes and C, D, E type cards are to be inserted in brown envelopes. तो कुछ टाइप के कार्ड कुछ इन्वेलप में रखे जाएं, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है दूसरे वाले पॉइंट में। एंड लास्ट पॉइंट जो तीसरा है वो क्या कहता है, 2 cards each of B and D type are inserted in red envelopes। बहुत ध्यान से समझिए, कुछ है नहीं, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन में जो डाटा है उनको सही तरीके से सही जगह रख दिया जाए तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, जो टाइम लेने वाले क्वेश्चन है, वो बिल्कुल कम से कम समय में फिनिश हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके की अप्रोच इन तीनों इंफॉर्मेशन का यूज करके हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू किया जाता है कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जाए। ध्यान से देखिए, टोटल अगर बात की जाए तो कार्ड जो हैं वो देखिए कितने हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। टोटल कार्ड के जो टाइप है वो टोटल 5 हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई, राइट। और खास बात है, ए के भी 3 कार्ड है, समझिए, और बी के भी 3 कार्ड हैं, सी के भी 3 कार्ड हैं, डी के भी 3 कार्ड है और ई के भी 3 कार्ड है। डन। अब इनको रखना है 3 कलर के इन्वेलप में, रेड, दूसरा है येलो, तीसरा है ब्राउन। ध्यान से देखा जाए तो ये बात यहां पर हो रही है। आई बात समझ क्लियर है? चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। इन्वेलप में अगर मैं बात करूं तो सभी के 5-5, रेड के 5 इन्वेलप, येलो के 5 इन्वेलप और ब्राउन के 5 इन्वेलप है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो 15 इन्वेलप्स, 15 कार्ड। ये बात आपको पहले पॉइंट से समझ में आ गई होगी। उम्मीद यही करेंगे कि आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, ये अकॉर्डिंग टू पॉइंट फर्स्ट, राइट। क्लियर है यहां तक? चलिए अब दूसरे पॉइंट पे फोकस करिए। बिल्कुल ऐसी अप्रोच बनाइए, पजल के जो क्वेश्चन हैं इनको बनाने के लिए सही डाटा सही जगह रखना है। तो सही जगह सही डाटा हम एक टेबल फॉर्म में बना रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में ये डाटा रखकर हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर यहां पर दूसरा पॉइंट हम ध्यान से देखें तो बी, डी एंड ई टाइप का जो कार्ड है वह रेड इन्वेलप में है। मतलब कहने का ये है कि रेड इन्वेलप में बी का भी कार्ड है, डी का भी है और ई का भी है। समझिए बात को, ये बात समझ में आ गई। बी का कार्ड है लेकिन कितना है ये पता नहीं, डी के कितने हैं ये पता नहीं और ई के कितने हैं ये पता नहीं, जो रेड इन्वेलप में रखे गए। हमने कहा कोई नहीं, आगे देखेंगे हम उसे, राइट। ए बी सी टाइप का जो कार्ड है वो येलो में। चलिए अच्छी बात है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ए टाइप का कार्ड, बी टाइप का कार्ड और सी टाइप का कार्ड किस वाले इन्वेलप में है? येलो वाले में। और ब्राउन वाले इन्वेलप में अगर देखा जाए तो सी, डी, ई टाइप का कार्ड है, मतलब सी के कार्ड है कुछ, डी के कुछ हैं और ई के। तो आपको ये बात इस दूसरे पॉइंट से समझ में आया कि कौन कौन से इन्वेलप में कौन कौन से कार्ड रखे जाएंगे। बस अभी तक ये नहीं पता चला है कि किसके कितने कार्ड रखे जाएंगे, तो वो चीज कंफर्म होने जा रही है। चलिए तीसरा पॉइंट ध्यान से पढ़िए। तीसरा पॉइंट,
2 cards each of B and D type. 2 cards each and B, ठीक है, each of B and D मतलब B के 2 कार्ड और D के भी 2 कार्ड रेड में रखे जाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेड में रखना है, रेड में रखना है B के 2 कार्ड। चलिए रखते हैं, चलिए रखना शुरू करते हैं। B का 2 कार्ड, B का 2 कार्ड रेड में, ठीक है। 2 कार्ड्स ईच ऑफ B and D टाइप। चलो तो B के 2, D के 2, ये जो कार्ड मैंने अभी लिखे हैं ये रेड एनवेलप में रखे गए, मतलब B का 2 कार्ड रेड एनवेलप में और ठीक है D के भी 2 कार्ड रेड एनवेलप में। तो रेड के जो 5 एनवेलप हैं उसमें B के 2 कार्ड और D के 2 कार्ड हमने रख दिए हैं, जिससे 4 कार्ड और 4 एनवेलप की कहानी फिनिश हो गई। 4 कार्ड मतलब 4 एनवेलप, तो रेड का एक ही एनवेलप बचा। और जैसा कि देखा जा रहा है कि वह E का ही कार्ड हो सकता है क्योंकि E मेंशन है। तो E के कितने कार्ड होंगे? रेड एनवेलप एक ही बचा है तो एक ही कार्ड रखे जा सकते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर आराम से हम बना सकते हैं कि क्या रखना है तो रख लेते हैं, राइट। तो रख लेते हैं, राइट। E के 1 कार्ड, E के 1 कार्ड, यहां तक पॉइंट क्लियर हो। सिमिलरली मैथमेटिक्स लगाइए। अगर रो वाइज चलोगे तो 5, कॉलम वाइज चलोगे तो 3। तो ध्यान से देखो ए के नीचे, अब मैथमेटिक्स लगाइए, स्पीड बढ़ा दीजिए। ए के 3, ए के 3 के 3 कार्ड येलो में रखने पड़ेंगे क्योंकि ए के नीचे और कोई पॉइंटर नहीं है, ए के नीचे कोई और पॉइंटर नहीं है। तो यहां पर ए के 3 कार्ड, ए के 3 कार्ड, राइट। अब बी के और सी के एक एक कार्ड ही रख सकते हैं क्योंकि येलो एनवेलप में आप बात करो तो टोटल 5 ही हैं, टोटल 5 ही हैं। देयर आर 5। अगर हम ब्राउन की बात करें तो ब्राउन 5 है, इसमें सी के रखेंगे, डी के रखेंगे, ई के रखेंगे। ई के एक कार्ड को रेड में रखा जा चुका है तो ई के 2 ही कार्ड बचे हैं। ये दोनों के दोनों कार्ड 2 एनवेलप जो ब्राउन कलर के हैं उसमें रखे जाएंगे। और ई के 2 कार्ड, ई के डी के 2 कार्ड, डी के 2 कार्ड है ना, और एक कार्ड बच गया तो एक भी ब्राउन में रखा जाएगा, ब्राउन में रखा जाएगा। और सी की अगर बात करें तो सी के 1 और यहाँ पर 2, राइट। 1 और 2 मतलब सी के भी हम 3 कार्ड की बात कर सकते हैं, है ना, 3 कार्ड की बात हम कर सकते हैं। तो ये रख लीजिए 2, है ना। अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से देखो, तो हर एक कार्ड को एक एक एनवेलप में रखा जा चुका है, हर एक कार्ड को एक एक एनवेलप में रखा जा चुका है। देखा जाए तो ए के 3 कार्ड जो है वो सारे येलो एनवेलप में रखे गए हैं और बी के 2 कार्ड रेड में रखे गए और एक येलो में रखा गया। सी का 1 कार्ड येलो में रखा गया और सी का 2 कार्ड ब्राउन में रखा गया। डी का 2 कार्ड रेड में रखा गया और डी का 1 कार्ड ब्राउन में रखा गया। ई का 1 कार्ड रेड में और 2 कार्ड ब्राउन में। तो कैसी मैथमेटिक्स लगी, कैसी मैथमेटिक्स आपने लगाई? रो वाइज देखा जाए तो सम 5 आना चाहिए, कॉलम वाइज देखा जाए तो सम 3 आना चाहिए। मैथमेटिक्स लगाएंगे तो जल्दी बना पाएंगे। अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चन 1, 2, 3 हमें करने हैं। ये जो मैंने अरेंजमेंट आपको बताया, जो पजल मैंने सॉल्व करी, इसके बिहाफ पर हमें एग्जैक्टली बताना है कि पहले, दूसरे, तीसरे क्वेश्चन का जवाब क्या है। तो चलिए पहले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस of types of cards and the number of cards and color of envelopes is definitely correct. Definitely correct है ना, वर्ड याद रखिएगा, definitely correct बोला है कि कौन सा definitely correct है। ठीक है, तो A के 2, B के 2, C के 1 येलो में है। चलिए चेक करिए
एलो में देखा जाए तो ए के 3 है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। फिर आप ध्यान से देखो, सी के 2, डी के 1, ई के 2 ब्राउन में है। जरा ब्राउन वाली कहानी देखो, तो सी के 2, डी के 1 और ई के 2 है ना। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हिट कर दीजिए। ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी के 2, डी के 1 और ई के 2 ब्राउन में है। राइट, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। तो ब्राउन का जो अरेंजमेंट है, ब्राउन वाले, ठीक है, इनवेलप का, उसमें सी के 2 कार्ड हैं, डी के 1 कार्ड है। इजीली आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डी का 1, ई का 2, सी के 2 कार्ड है। क्लियर हुआ? तो पहले क्वेश्चन को आपने डन कर दिया। बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कलर ऑफ एनवेलप्स एंड नंबर ऑफ कार्ड्स इज डेफिनेटली करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ई टाइप। जरा ई टाइप में घुसिए। ई टाइप में बताइए, ई टाइप में क्या कहा जा रहा है? एक रेड है और 2 ब्राउन है, मतलब एक जो कार्ड है वो रेड में गया और 2 ब्राउन में गया। तो ई के रिस्पेक्ट में रेड 1 ब्राउन 2, ऑप्शन सही करना। रेड 1 ब्राउन 2, रेड 1 ब्राउन 2 है ही नहीं, रेड 1 ब्राउन 2 होना चाहिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो नन ऑफ दीज में हम जा सकते हैं, नन ऑफ दीज को हिट कर सकते हैं। डन, क्लियर है आप तक? पक्का? चलो बढ़िया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। Which of the following type of combinations of type of cards and the number of cards is definitely correct in respect of yellow colored envelope? येलो के लिए बात कर रहा है। जरा येलो का कंसेप्ट देखो, तो येलो में जरा ध्यान से देखो, फिर है का ए का 3 कार्ड, देखो दिखाई दे रहा होगा ना, ए के 3 कार्ड, बी के 1 और सी के 1, मतलब 3 1 1 ए बी सी के, है ना। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी हम जवाब बता सकते हैं कि ए के 3, बी के 1 और सी के 1, है ना, कौन सा सही है? तो ए के 3, बी के 1, सी के 1, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही कर लीजिए। इसमें कोई तकलीफ और कोई परेशानी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि पहले क्वेश्चन को आपने बना लिया, बहुत ही आसानी से बना लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरा क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करें। चलिए पढ़ना शुरू करिए, फटाफट पढ़िए, जिससे इसके डाटा को हम आसानी से यूज कर पाए। फटाफट पढ़िए। बिल्कुल सिंपल अरेंजमेंट है, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। कहता है ए बी सी डी ई एफ एंड जी, टोटल 7 पर्सन हैं, are traveling in 3 different vehicles. There are at least 2 passengers in each vehicle, 1, 2 and 3, and each vehicle has passengers of both the sex, मतलब मेल भी हैं और फीमेल भी है। There are 2 engineers, उस 7 लोगों में बोला जा रहा है there are 2 engineers, 2 इंजीनियर है, 2 डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर है, 3 टीचर्स among them, और उनमें जो बच्चे हैं वो तीनों टीचर हैं। आगे बढ़ते हैं। C is a lady doctor and C does not travel with the pair of sisters A and F. B, a male engineer, travels with only C. A teacher in vehicle first. Okay, B is a male doctor. 2 persons belonging to the same profession do not travel in the same vehicle. A is not an engineer and traveling, ठीक है, vehicle number 2। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी हैं, इनकी मदद से, इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बस कंसंट्रेशन बना के रखिए, सबसे बड़ी चीज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कुल 7 लोग हैं, ध्यान से बात को समझिए, कुल 7 लोग हैं। तो कुल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं,
A B C D E F and Z। चलिए इन सातों लोगों को हम अरेंज करना शुरू करते हैं। कहता है there are 3 different vehicles, there are at least 2 passengers। कुल 7 पैसेंजर में कम से कम हर एक व्हीकल से 2 पैसेंजर कम से कम जाएंगे। तो आप एक बात सोच के देखो बिना अभी पेन चलाए कि हर एक व्हीकल से एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 लोग जाने ही जाने हैं। तो अगर हम 2 लोगों को भेजते हैं तो 6 लोग तो ऐसे ही मैनेज हो जाएंगे, लेकिन एक व्हीकल ऐसी भी होगी जिसमें 3 लोग भी होंगे, क्योंकि कम से कम 2 की बात कर रहा है। तो 2 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं। तो हर बेंच पे अगर हम 2 को अरेंज करते हैं तो एक बंदे को भी अरेंज कहीं ना कहीं किसी एक बेंच पे करना ही होगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी पक्का। चलिए अब कहता है कि उन जो 2 लोगों की बात हम करेंगे, ठीक है, हर एक व्हीकल में समझिए ईच व्हीकल हैज पैसेंजर्स ऑफ बोथ द सेक्स। तो हर व्हीकल में दोनों सेक्स के लोग होने चाहिए, मतलब मेल भी होना चाहिए और फीमेल भी होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए हम जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो व्हीकल नंबर 1, जो भी क्लू मिलता है उसको बहुत ध्यान से समझना। जो भी क्लू है उसको मैं साइड में लिखता हूं, जैसे सी इज अ लेडी डॉक्टर। इस बात पे बिल्कुल फोकस बना लीजिए। सी क्या है? एक लेडी डॉक्टर है। सी क्या है? एक लेडी डॉक्टर है। इस बात पे फोकस करिए। पर आपने पॉइंट कहां मिला? सी इज अ लेडी डॉक्टर। सी क्या है? सी क्या है? लेडी डॉक्टर है। सी इज ए लेडी डॉक्टर एंड सी डज नॉट ट्रेवल विद पेयर ऑफ सिस्टर्स। ये भी ध्यान रखिएगा कि ए और एफ पेयर ऑफ सिस्टर्स हैं। ए और एफ पेयर ऑफ सिस्टर्स हैं। तो ध्यान से इस बात को यहाँ पे मैं क्लू में यूज करता हूँ। सी जो है वो फीमेल है, फीमेल के लिए माइनस का साइन, और इसका प्रोफेशन डॉक्टरी का है, डॉक्टर है, राइट। ए और एफ, चलिए बात करते हैं ए और एफ। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? ए और एफ दोनों ही सिस्टर्स हैं, पेयर ऑफ सिस्टर है ना। तो इस बात को अच्छे से यूज कर लीजिए कि ए और एफ पेयर ऑफ सिस्टर्स हैं। ए और एफ दोनों ही पेयर ऑफ सिस्टर्स, राइट। सी जो है ए और एफ के साथ ट्रेवल नहीं करेगा, है ना। सी जो है इन दोनों के साथ ट्रेवल नहीं करेगा। ये कहानी आगे दे रखी है। बी अ मेल इन सीनियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बी जो है वो मेल है, वो भी इन सीनियर है। ये केवल कह रहा है जी के साथ ही ट्रेवल करेंगे, है ना। तो बी अगर केवल जी के साथ ट्रेवल कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, क्योंकि जी क्या है? एक टीचर है, और है ना। बी अ मेल इंजीनियर, ट्रेवल विद ओनली सी इज ए टीचर। व्हीकल नंबर 1 इनके लिए फिक्स है। व्हीकल नंबर 1 की कहानी डन। व्हीकल नंबर 1 की कहानी डन। इसके 1 व्हीकल में बी और जी दोनों जाएंगे, क्योंकि बी केवल जी के साथ है, तो जी और बी के साथ तीसरा कोई होना नहीं चाहिए। तो पहले आप कहानी सेट करिए कि पहली वाली जो पैसेंजर ट्रेन है या जो भी व्हीकल है ना, उसको आप फिक्स करिए। तो फर्स्ट को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। देखिए पहली वाली में बी और जी होंगे, इसमें बी मेल है, जी फीमेल है, ये इंजीनियर है और ये डॉक्टर, राइट। चलिए दूसरी वाले बेंच की बात, या दूसरे वाले हम व्हीकल की बात अब करने जा रहे हैं, तो तीसरे वाले की भी करेंगे, लेकिन क्लू इंपॉर्टेंट है, उसको सही तरीके से यूज करिएगा। अब कहता है, आगे पढ़ते हैं, 2 persons belonging to the same professions do not travel
इन द सेम व्हीकल। कहने का मतलब इंजीनियर के साथ इंजीनियर नहीं जाएगा, डॉक्टर के साथ डॉक्टर नहीं जाएगा, टीचर के साथ टीचर नहीं जाएगा। ये कहने का मतलब है ना। तो डी क्या है, एक मेल डॉक्टर है, समझिए। डी इज अ मेल डॉक्टर। डी क्या है, एक मेल डॉक्टर। डी प्लस लिखिए और ये डॉक्टर है, याद रखिएगा। डी इज अ मेल डॉक्टर। टू पर्सन से हो गया। ए इज नॉट एन इंजीनियर एंड ट्रेवल इन व्हीकल नंबर 2। तो व्हीकल नंबर 2 में ए आ गया। चल ए कहता है पेयर ऑफ सिस्टर्स ए और एफ थे, इससे ए तो फीमेल है। अगर ये इंजीनियर नहीं है तो ये डेफिनेटली टीचर है। कैसे टीचर है, क्योंकि इंजीनियर नहीं, डॉक्टर दो ही हैं और दोनों डॉक्टर का हमें पता है, सी डॉक्टर है और डी डॉक्टर है। तो फिर कंफर्म हो गया ये डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, तो ये टीचर ही है, ये टीचर ही है। यहाँ तक पॉइंट समझ में क्लियर है। तो ए इज अ टीचर और ए के साथ देखिए, ध्यान रखिए, अब टीचर के साथ टीचर नहीं जा सकता, टीचर के साथ टीचर नहीं जा सकता। अब देखो जो जी था ना, जी हम क्या था, जी तो टीचर था, टीचर बना दीजिए इसको, है। टीचर 3 है, हर एक व्हीकल से एक एक टीचर जाना है। अब एक बात समझिए, ए के साथ सी तो जाएगा नहीं, तो सी के लिए तीसरा ऑप्शन खाली है, रख लेते हैं सी को वहां पर। तो तीसरे वाले व्हीकल में सी को बैठाना पड़ेगा, क्योंकि वह ए के साथ नहीं बैठ के जा सकता है। और ए को दूसरे में उसने बोल दिया कि ए दूसरी, ठीक है, व्हीकल से जा रहा है, तो सी यहाँ पे डन करिए, सी यहाँ पे डन करिए, राइट। सही है, क्लियर है, पक्का। सी डॉक्टर, डॉक्टर एक और कोई था, कौन था, डी। तो डी कंफर्म हो गया। ए के साथ एफ भी नहीं जाएगा, तो ये पेयर ऑफ सिस्टर साथ में ही जाएंगे। और यहाँ पर डी डॉक्टर है, तो डॉक्टर के साथ डॉक्टर नहीं, तो डी डॉक्टर है, तो ये बी दूसरे वाले में ही जाएगा, है ना। अब इंजीनियर टीचर, टीचर डॉक्टर, तो एफ डेफिनेटली क्या होगा, इंजीनियर होगा, क्योंकि इसमें एक टीचर, डॉक्टर और एक इंजीनियर हो चुके हैं। और सी के साथ अब एक ही बचा, वो कौन बता दीजिए। सी के साथ एक ही बचा, वो कौन, ठीक है। तो ए बी की कहानी आपने खत्म कर दी, है ना। तो सी के साथ कौन होगा, बोलिए। सी के साथ कौन होगा, जो अब बचा है वही कैंडिडेट होगा, जैसे ई। सी के साथ, सी के साथ ई। अब यहाँ पर एक मेल है, देख मेल है, तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और उसमें एक मेल और एक मेल फीमेल होना ही चाहिए। दोनों ही सेक्स के लोग एक व्हीकल से जा रहे हो, तो कम से कम 2 लोग, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये अरेंजमेंट क्लियर है। पहली वाली व्हीकल से बी और जी जाएगी, जिसमें बी केवल जी के साथ जा रहा है, तो केवल हम बी और जी की कहानी ही यहाँ मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो दूसरे में ए एफ और डी तीनों जाएंगे, ए टीचर, एफ इंजीनियर और डी डॉक्टर। डॉक्टर के साथ डॉक्टर नहीं, तो सी के साथ डी हो नहीं सकता, एक ही बचा ई। तो ई के बारे में बात हम कर सकते हैं, ई क्या है बता सकते हैं, तो हर एक चीजों को बताया जा सकता है। तो इसके ऊपर देखिए 4 5 6 3 क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कि उसमें कितना दम है। समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है। चलिए क्वेश्चन इसका जो है वो देख लेते हैं। कहता है विच व्हीकल डज सी ट्रेवल, सी किस व्हीकल से जा रहा है बताइए। तीसरे नंबर की व्हीकल, ये तीसरे नंबर की जो व्हीकल है उससे सी जा रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीसरे नंबर की व्हीकल से जा रहा है, तीसरे नंबर की व्हीकल से सी ट्रेवल कर रहा है। हाउ मेनी लेडीज मेंबर आर देयर अमंग देम, कितनी लेडीज मेंबर है, ध्यान से देखिए कितनी लेडीज मेंबर है। अगर बात मैं करूं, ठीक है, उस बात को समझ लीजिए कितनी लेडीज मेंबर है, क्योंकि उसने ये बताया
कि एंड ईच व्हीकल हैज बोथ पैसेंजर ऑफ बोथ वेसल्स, तो ये होने ही चाहिए। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि माइनस कितनी, 4 है ना। तो 4 की बात कर लेंगे, यहाँ पर 4 की बात हम कर लेंगे। तो चलिए इसका आंसर कितना हो गया, 4। हाउ मेनी लेडी मेंबर, देयर आर 4 मेंबर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। छठा क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर एफ। एफ के बारे में बोलना है कि आखिर में एफ है क्या चीज। एफ मेल है कि फीमेल, ये भी समझना है। ठीक है, और इसका प्रोफेशन क्या है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सी दिक्कत है ना। बहुत सिंपल, एफ के बारे में सोचो, एफ आखिर है क्या। दूसरे वाले व्हीकल से जिसमें वह फीमेल है और इसका प्रोफेशन टीचिंग का है। ये जो है फीमेल है और इसका प्रोफेशन टीचिंग का है, तो कंफर्म हम किसी के बारे में भी बता सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर ये हो गया। हाउ मेनी लेडी मेंबर्स भी खत्म हो गया। ठीक है, इन विच डज सी ट्रेवल, सी किसमें ट्रेवल करेगा, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर एफ। एफ के लिए बताना। तो अभी अगर एफ के बारे में बात करी, एफ आखिर है क्या बंदा, फीमेल इंजीनियर। ध्यान रखिएगा, एफ इज द फीमेल इंजीनियर। Which of the following combination true है? F क्या है, फीमेल इंजीनियर। फीमेल इंजीनियर ऑप्शंस में नहीं है, तो नन ऑफ दीज की तरफ हम जा सकते हैं, आसानी से नन ऑफ दीज का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग की भी कसरत है, पजल का मतलब ही होता है दिमाग की कसरत। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ, दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन से कहानी देखो शुरू की जा रही है, जिससे आसानी के हाई लेवल के क्वेश्चन भी आप बना पाओ, लेकिन पहले बेसिक कवर करना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 to 9। 7 से 9 के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इंफॉर्मेशंस क्या है, P, Q, R, S, T and U are 6 members in the family. P, Q, R, S, T and U are 6 members in the family, out of which there is one student, one housewife, one doctor, one teacher, one lawyer and one engineer। मतलब जो 6 के 6 लोग हैं उसमें एक स्टूडेंट है, एक हाउसवाइफ है, एक डॉक्टर, एक टीचर, एक लॉयर और एक क्या है, इंजीनियर है। देयर आर 2 मैरिड कपल। ध्यान रखिएगा, 2 मैरिड कपल्स। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। Q is the teacher and mother of R। Q टीचर भी है और मदर है R की। S is grandmother of R। S is grandmother of R and is housewife, right? U is a lawyer। U क्या है, लॉयर है and is father of P और P का फादर भी है। R is brother of P। बात और क्लियर हुई, R जो है भाई है P का और T is father of U and is a doctor। तो यहाँ पर हमें एक फैमिली ग्राफ बनाना होगा, एक फैमिली चार्ट बनाना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा तो एक चीज़ हमने यहाँ पर ध्यान से देखा कि ग्रैंड मदर का केस है। इसका मतलब ग्रैंड चाइल्ड भी है और ग्रैंड मदर भी है, मतलब जनरेशन में 2 का गैप तो होना ही होना है। और ध्यान से देखा जाए तो देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, ये बोला गया, तो 2 मैरिड कपल्स तो हमें बनाने ही पड़ेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मेल को हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को हम माइनस से।
अगर ये मैरिड कपल है मेल और फीमेल तो इनके बीच में इक्वल का साइन लगा देंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 मैरिड कपल बनाने हैं तो और 2 जनरेशन का गैप बनाना है, तो मैं वो बनाने जा रहा हूँ। देखिए ऊपर एक कपल है, नीचे भी दूसरा कपल बनाने जा रहा हूँ क्योंकि 2 मैरिड कपल फैमिली में है, ठीक है, और टोटल 6 लोगों की बात हो रही है। तो अगले लेवल पे यहाँ पे भी हम बातें कर दे रहे हैं, ठीक है। सेम जनरेशन के लोग को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है, अगर कपल हैं तो इक्वल के साइन से कनेक्ट करना है, राइट, और अगर जनरेशन में गैप है तो वर्टिकल लाइन से कनेक्ट करना है। ये बातें समझ में आ गई होंगी। और जो प्लस कैंडिडेट है वो मेल है और जो माइनस है वो फीमेल है। तो चलिए शुरू कर देते हैं कहानी। क्या क्वेश्चन में क्लू मिला है, ध्यान समझिए। देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 हमने इक्वल के साइन को यूज़ किया हुआ है और जनरेशन का गैप 2 लेवल का बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा है एस इज ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर मतलब ये ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर, आर की। तो आर को मैं यहाँ रख सकता हूँ, और लेकिन आर मेल है कि फीमेल इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन इसके फादर के फादर की वाइफ की होती है ग्रैंड मदर, तो एस इज ग्रैंड मदर एंड आप आर एंड इज ए हाउस वाइफ। मतलब ये हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ, ध्यान रखिए, राइट, समझ पाए। कहता है यू इज ए लॉयर एंड फादर ऑफ पी। पी का पता नहीं तो यू का पता लगा नहीं सकते, बट अगली लाइन में आर इज ब्रदर ऑफ पी कनेक्ट हो गया। आर ब्रदर है मतलब ये प्लस है, किसका ब्रदर है, पी का। तो पी ब्रदर भी हो सकता है, पी सिस्टर भी हो सकती है। अब वापस वाली लाइन पे आते हैं, यू इज ए लॉयर। इस लाइन पे आते हैं, यू इज ए लॉयर एंड फादर ऑफ पी। तो पी तो क्लियर हो गया यहाँ पर है, तो ये यू है। इनका प्रोफेशन लॉयर का है, राइट, यू इज ए लॉयर। टी इज फादर ऑफ यू, उसका मतलब ये टी है। लास्ट लाइन पे देखिए, टी इज फादर ऑफ यू एंड डॉक्टर, वही डॉक्टर साहब भी है, राइट। तो एक ही कैंडिडेट बचा हुआ है माइनस वाला केस, तो नाम को ध्यान में रखते हुए क्यों नहीं है तो क्यों ये हो गया, फिनिश। तो आपने देखा क्यू विद द टीचर एंड मदर ऑफ आर, तो आर की मदर क्यू है तो ये टीचर है, ये क्या है, टीचर है। तो आपने देखा टी डॉक्टर है और एस हाउस वाइफ है, तो पहला जो कपल है वो टी और एस का है। दूसरा कपल जो है यू और क्यू का है, जिसमें यू लॉयर है, क्यू टीचर है, मतलब यू मेल है और क्यू फीमेल है। 2 यहाँ पर चाइल्ड हैं आर और पी। आर मेल है, पी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि पी का जेंडर पता नहीं है। और 2 के प्रोफेशन क्लियर नहीं हो रहे, कहने का मतलब आर और पी के प्रोफेशन क्लियर नहीं है। इसमें से कोई एक इंजीनियर होगा, कोई एक क्या होगा, स्टूडेंट होगा, बट ये पता नहीं है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज आ रही है, क्या जा रही है, पॉसिबिलिटीज आ रही है। तो इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं और कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। देखिए पॉसिबिलिटी आ रही है तभी ये वर्ड यूज हो रहा है, डेफिनेटली वरना यूज नहीं होता, राइट। तो P इज़ एन इंजीनियर, सही है कि नहीं बताइए। मैंने कहा ना P और R के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट इनमें से कोई एक इंजीनियर है, कोई एक स्टूडेंट है। तो ये कंफर्म तो नहीं कह सकते ना कि P इज़ एन इंजीनियर। T इज़ फादर ऑफ टीचर, T तो फादर इन लॉ हो जाएगा टीचर का, है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। S इज़ द मदर ऑफ टीचर, ये भी मदर इन लॉ हो जाएगी। डाटा इनएडुकेट है, लास्ट पॉइंट। यू इज़ फादर ऑफ इंजीनियर, ये बिल्कुल सही है क्योंकि यू तो फादर है, वो पी का भी है और आर का भी है। अगर पी इंजीनियर है तो वो भी उसका फादर है,
अगर आर इंजीनियर है तो भी उसका फादर है, मतलब इंजीनियर का फादर तो डन है, कौन है ये, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, कंफर्म है, तो डेफिनेटली वर्ड यूज़ हुआ है ना, इसलिए आप 5वीं की तरफ जाओगे और बिल्कुल ये सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े। हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर, तो फीमेल मेंबर्स कितने हैं, फीमेल 3 तो दिखाई ही दे रहे होंगे आपको, है ना, 3 माइनस तो दिखाई दे रहे हैं कि 2 माइनस दिखाई दे रहे हैं, तो 2 ही माइनस दिखाई दे, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर पी का जेंडर कंफर्म हो जाए ना तो हम कंफर्म बता सकते हैं, बट पी मेल भी हो सकता है, फीमेल, तो जब पी मेल होगा तो 2 ही लोग होंगे, एस और क्यू फीमेल, ठीक है, और अगर पी फीमेल है तो डेफिनेटली 3 फीमेल मेंबर होंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हुई, डन, पक्का। चलिए, तो आपके आंसर्स आ चुके हैं, ओनली, है ना, यहाँ पर बोल सकते हैं या तो 2 या तो 3। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, एस पी को क्या कहेगी, देखिए एस पी को क्या बुलाएगी, ग्रैंड चाइल्ड, बट ये कंफर्म नहीं है कि ग्रैंड डॉटर है कि ग्रैंड सन है, ये कंफर्म होता तो आंसर भी कंफर्म हो जाता, तो ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन में से कुछ भी बुला सकता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर डाटा इनएडुकेट की तरफ जाएंगे कि आंकड़े पर्याप्त हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि उसका जेंडर आखिर है क्या, उसका जेंडर जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से बिल्कुल देखते रहिए। प्रॉब्लम ये कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन 10 to 14 क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो ध्यान से देखिए, कहता है 7 स्टूडेंट्स, 7 प्रोफेशनल्स, नाम उनका क्या क्या दे रखा है, A, B, C, D, E, F and C are practicing their professions in different cities like Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Ahmedabad, Jaipur and Bhubaneswar, not necessarily in the same order. Each has a different profession like doctor, engineer, pharmacist, lawyer, counselor, professor and artist, not necessarily in the same order. Okay, कहानी यहाँ से शुरू हुई। A is a pharmacist and practice in भुवनेश्वर, मतलब A के बारे में क्लियर हो गया, A के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया कि A क्या है, फार्मासिस्ट है, तो A के बारे में बात क्लियर हो गई। देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, टोटल 7 पर्सन है, A, B, C, D, E, है ना, F और G, टोटल 7 लोग हैं, राइट। A के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि A क्या है, फार्मासिस्ट है, और इसका जो प्लेस है जहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रहा है वो भुवनेश्वर है। तो मैं एक यहाँ पर टेबल जनरेट करने जा रहा हूँ जिसमें मैंने पहले नेमिंग लिखी है A से G तक, और A के सामने या जिस बंदे के सामने मैं उसका प्रोफेशन लिखूँगा, उसका प्रैक्टिस का प्लेस लिखूँगा, ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी है। तो ठीक है, शुरू कर लेते हैं। तो ए के बारे में देखिए बिल्कुल कंफर्म पता है कि ए फार्मासिस्ट है और भुवनेश्वर में प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब ये डाटा डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। जो जो क्लू यहाँ पे मिलेगा उसका हम बेस्ट यूज़ करेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पजल बनाना आसान काम नहीं है, एक मुश्किल टास्क है, थोड़ा सा सोचना है, समझना है, तो उस चीज़ को हम सीख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, डी प्रैक्टिस इन बेंगलुरु, डी के बारे में आइडिया है कि डी की जो प्रैक्टिस प्लेस है, डी का जो
प्रैक्टिस प्लेस है, यहाँ पे प्रैक्टिस प्लेस लिख रहा हूँ, वो बेंगलुरु है, राइट, वो क्या है, बेंगलुरु है। लेकिन कह रहा है कि बट नॉट अ डॉक्टर या आर्टिस्ट। ध्यान रखना कि डी डॉक्टर नहीं है और आर्टिस्ट नहीं है। जो चीज़ नहीं होती है ना, मैं उसको एक सर्कल में रखता हूँ कि ये चीज़ है नहीं। तो डी डॉक्टर नहीं, आर्टिस्ट नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करता है बेंगलुरु में। द वन हु प्रैक्टिस इन हैदराबाद इज ए प्रोफेसर। ध्यान इस बात का रखना है कि जो हैदराबाद में प्रैक्टिस करेगा वो प्रोफेसर होगा। तो प्रोफेसर साहब, तो जो प्रोफेसर साहब है, राइट, वो प्रैक्टिस कहाँ पे करेंगे, ध्यान रहे, हैदराबाद में। प्रोफेसर, राइट, प्रोफेसर को ध्यान रखना है हैदराबाद के लिए, ठीक है। तो ये अभी नेम यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए इस पॉइंट को अभी हम स्किप करते हैं और ध्यान रखेंगे ऐसे पॉइंट पर हम फोकस करेंगे जहाँ पर नेम और प्रोफेशन एंड वर्किंग प्लेस ये कनेक्ट होगा, वहाँ पे इसको वापस हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये पॉइंट अभी हमारा क्लियर हो नहीं रहा है कि हमें किसके सामने लिखना है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जी इज ए काउंसलर एंड डज नॉट प्रैक्टिस इन मुंबई और चेन्नई। जी के बारे में बात हो रही है कि जी क्या है, एक काउंसलर है, काउंसलर, राइट, और प्रैक्टिस ना तो ये मुंबई में कर रहे हैं और ना ही चेन्नई में कर रहे हैं, राइट। इनका प्रैक्टिस का जो प्लेस है वो ये है, मुंबई एंड चेन्नई, ओके। यहाँ पर ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ई इज अ लॉयर, ई का प्रोफेशन क्या है, लॉयर का है। ई इज ए लॉयर एंड प्रैक्टिस इन अहमदाबाद। ये बिल्कुल क्लियर है कि अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। एफ प्रैक्टिस इन चेन्नई। एफ के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखिए एफ यहाँ पर हटा के मैं आगे लिख रहा हूँ। एफ के बारे में बात करूँ तो एफ क्या है, प्रैक्टिस कर रहा है चेन्नई में, लेकिन ये आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन ये आर्टिस्ट नहीं है, ध्यान रखना, एफ आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन ये चेन्नई में प्रैक्टिस कर रहा है, ओके, चेन्नई में प्रैक्टिस कर रहा है, ओके। सी प्रैक्टिस इन मुंबई, और सी मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा है। तो आप ध्यान से देखो तो ए प्रैक्टिस भुवनेश्वर में कर रहा है, बी प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है, इसका बिल्कुल हिसाब किताब क्लियर नहीं है। तो ये ऐसी जगह बी है, बी के सामने, जहाँ पर प्रोफेसर हैदराबाद फिट हो सकता है, कि बाकी के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें कंफर्म है, लेकिन बी के लिए ना तो उसका प्रोफेशन कंफर्म है, ना ही उसका प्लेस ऑफ वर्किंग कंफर्म है। तो ये बिल्कुल में ये पॉइंट को हम उठाएंगे जिसको हमने स्किप किया था, प्रोफेसर हैदराबाद। तो बी इज अ प्रोफेसर, ध्यान रखिए, बी प्रोफेसर है और हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा है, ये बिल्कुल डन हो गया, राइट। तो ये भी डन है। सी का मुंबई प्लेस डन है, डी का बेंगलुरु प्लेस डन है, ई का अहमदाबाद डन है, और जी का, एफ का चेन्नई डन है। तो रह गया जयपुर। ध्यान से देखें तो जयपुर रह गया, इसका मतलब जी जो है वो जयपुर में प्रैक्टिस कर रहा है, ये बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, जी जयपुर में प्रैक्टिस कर रहा है। और जी क्या है, काउंसलर है। तो सभी का प्रैक्टिस प्लेस क्लियर है। अब प्रोफेशन ए का क्लियर है, दैट इज फार्मासिस्ट, बी का प्रोफेसर, सी का पता नहीं, देखेंगे अभी, डी का डॉक्टर या आर्टिस्ट नहीं है। ध्यान से देखो तो आर्टिस्ट दो जगह मना कर रहा है, ना तो डी आर्टिस्ट है ना एफ आर्टिस्ट है। बाकी के लिए अगर ध्यान से देखा जाए तो सबके प्रोफेशन क्लियर हैं सी को छोड़कर। इसका मतलब सी कंफर्म है कि सी ही आर्टिस्ट होगा, क्योंकि ना तो डी आर्टिस्ट है ना तो एफ, बाकी सभी के प्रोफेशन क्लियर है, तो सी आर्टिस्ट हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। तो सी आर्टिस्ट है और मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा है। अब डी डॉक्टर या आर्टिस्ट नहीं है, एफ आर्टिस्ट नहीं है ना, एफ आर्टिस्ट नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में एक बात तय है, डॉक्टर अगर डी नहीं है तो एफ को डॉक्टर ही होना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सभी के प्रोफेशन क्लियर हैं। तो एफ तो डॉक्टर हो गया, कंफर्म हो गया, एफ इज अ डॉक्टर। अब जो रह गया वो कौन, उसको ध्यान से देखें तो इंजीनियर रह गया। इसका मतलब डी 100% श्योर है, क्योंकि अकेला इकलौता डी ही बचा जिसका प्रोफेशन क्लियर नहीं है और इंजीनियर बचा हुआ है। तो डी क्या हो गया, इंजीनियर। डी क्या हो गया, इंजीनियर। तो इस तरीके से कंफर्म हो गया कि ए क्या चीज़ है,
फार्मासिस्ट और भुवनेश्वर में प्रैक्टिस कर रहा है। बी है प्रोफेसर और हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रहा है। सी आर्टिस्ट मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा है। डी है इंजीनियर बेंगलुरु में प्रैक्टिस कर रहा है। ई है लॉयर अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहा है। जी है काउंसलर और जयपुर में प्रैक्टिस कर रहा है। एफ है डॉक्टर और चेन्नई में प्रैक्टिस कर रहा है। तो यहाँ पर 7 की जो पर्सन है 7 सारे, उनका प्रोफेशन, उनका वर्किंग प्लेस, प्रैक्टिस प्लेस, एवरीथिंग हमने क्लियर कर दिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस 5 हैं वो आसानी से आप क्रैक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज डी प्रोफेशन, डी का प्रोफेशन क्या है। तो ध्यान से देखा जाए कि डी का प्रोफेशन क्या था। अभी हमने क्या लिखा था, तो डी इज इंजीनियर। डी क्या है, इंजीनियर है, मतलब थर्ड पार्ट की तरफ चलेंगे। तो डी क्या है, इंजीनियर है। डी क्या है, इंजीनियर है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। हु इज द प्रोफेसर, हु इज द प्रोफेसर। ध्यान से देखें तो प्रोफेसर साहब कौन से थे, बी द प्रोफेसर। कंफर्म हो गया, बी द प्रोफेसर। चलिए पहला पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोफेशंस एंड प्लेस इज करेक्ट। तो ध्यान से अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, फार्मासिस्ट जयपुर, चेक करो। फार्मासिस्ट भुवनेश्वर लिखा हुआ, नॉट जयपुर, तो पहला तो सही नहीं है। दूसरा है इंजीनियर चेन्नई, चेक करो। इंजीनियर के सामने बेंगलुरु है, ये भी गलत है, मतलब पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत। तीसरे पे आ जाते हैं डॉक्टर बेंगलुरु, चेक करिए फटाफट। डॉक्टर साहब बेंगलुरु कहाँ पर है, डॉक्टर चेन्नई। देखिए एफ क्या है, डॉक्टर है, चेन्नई है, ये भी गलत है, इसको भी रॉन्ग करिए। ओके, आर्टिस्ट मुंबई, चेक करिए, आर्टिस्ट मुंबई, तो बिल्कुल सही जवाब है सी, आर्टिस्ट और मुंबई में क्या है, प्रैक्टिस कर रहा है। तो डन है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि आपको सारे क्वेश्चन बनाने में कोई अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले अगर अरेंजमेंट क्लियर हो जाए तो फिर क्वेश्चन बनाना बेहद आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता, राइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर्क इन जयपुर। जी वर्किंग इन जयपुर, अच्छे से हमने देख लिया था, जी जयपुर में वर्किंग था, है ना। और नेक्स्ट है हु इज डॉक्टर, डॉक्टर साहब कौन है। तो डॉक्टर कौन है बताइए, डॉक्टर कौन है। डॉक्टर एफ डॉक्टर है, कौन डॉक्टर है, एफ डॉक्टर है। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरीके का ऑप्शन है नहीं, तो बिल्कुल सही है, एफ डॉक्टर है, राइट। उम्मीद करेंगे कि ये भी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कहता है 6 फ्रेंड P, Q, R, S, T and U are member of a club and play a different game of football, cricket, tennis, basketball, badminton and volleyball। तो यहाँ पर 6 फ्रेंड हैं जिनका नाम दिया हुआ है P, Q, R, S, T, U। ये एक क्लब में डिफरेंट गेम खेलते हैं। और दूसरा पॉइंट अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो लिखा हुआ है T who is taller than P and S and play tennis। इंपॉर्टेंट कहानी यहाँ से शुरू हो रही है कि जो T है वो P और S से दोनों से बड़ा है, taller than है, और play tennis। तो T के बारे में कंफर्म हमें क्लू क्या मिल रहा है, T बड़ा है P और S से, और T टेनिस भी खेल रहा है। T क्या खेल रहा है, टेनिस, है ना। T प्ले टेनिस, T प्ले टेनिस, T क्या है, टेनिस खेल रहा है, और P से बड़ा है S से। लेकिन P S में कौन बड़ा है, अभी ये मैं नहीं कुछ कह सकता कि P S में कौन बड़ा है, ठीक है। ये चीज़ें हम आगे देख लेंगे। द टॉलेस्ट एमंग देम प्ले बास्केटबॉल, इसका मतलब एक चीज़ कंफर्म है कि जो सबसे बड़ा है वो बास्केटबॉल खेलता है। इसका मतलब टी सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि टी टेनिस खेल रहा है ना। तो तीसरा पॉइंट समझ आ रहा है। द टॉलेस्ट एमंग देम, जो सबसे बड़ा है उसका ध्यान रखिएगा, वो बास्केटबॉल खेलता है। क्या खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है। और जो सबसे छोटा है, नेक्स्ट 4th पॉइंट, द शॉर्टेस्ट एमंग देम प्ले वॉलीबॉल,
तो सबसे छोटे और सबसे बड़े के बारे में कंफर्मेशन मिल गया है कि वो खेलते क्या हैं। सबसे बड़ा बास्केटबॉल खेलता है, सबसे छोटा वॉलीबॉल खेलता है। Q and S नीदर प्ले वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, इसका मतलब Q और S में कोई सबसे बड़ा और छोटा नहीं है, ये बात भी कंफर्म हो गई है। ठीक है, R प्ले वॉलीबॉल, इसका मतलब सबसे छोटा कैंडिडेट R है। R प्ले वॉलीबॉल, इसका मतलब R सबसे छोटा है, ये कंफर्म हो गया। तो R को हम सबसे लास्ट में पुट करेंगे। T इज बिटवीन Q, T बीच में आता है किसके, Q। हु प्ले फुटबॉल, याद रखना Q फुटबॉल खेलता है, इसका मतलब Q सबसे बड़ा नहीं है। एंड P इन ऑर्डर ऑफ हाइट, T जो है वह सबसे बड़ा नहीं है क्योंकि वो टेनिस खेलता है। Q भी सबसे बड़ा नहीं है क्योंकि वो फुटबॉल खेलता है। तो अब एक बात तो सबसे ज़्यादा क्लियर ये हो गई कि R जो है वो सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि ये वॉलीबॉल खेलता है। क्या खेलता है, वॉलीबॉल। T P और S से बड़ा है और T से बड़ा Q है और T से बड़ा Q है, इसका मतलब Q से भी बड़ा कोई ना कोई हो जो सबसे बड़ा है। तो चलिए सबसे बड़ा फिर रह क्या गया, आपके पास टोटल कितने हैं यहाँ बंदे, 6। तो सबसे बड़ा इसका मतलब U है क्योंकि इसी के बारे में अभी तक बातें हुई नहीं थी, तो U सबसे बड़ा है। U सबसे बड़ा है और ये सबसे बड़ा बंदा क्या खेलता है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल खेलता है। इसके बाद Q आएगा क्योंकि Q जो है ना देखा जाए तो T इज बिटवीन Q हु प्ले फुटबॉल एंड P इन ऑर्डर ऑफ हाइट। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। इसके बाद T आता है, इसके बाद P लिखना पड़ेगा क्योंकि जो 7th पॉइंट है वहाँ से कंफर्म हो गया कि T Q और P के बीच में है। ऑर्डर ऑफ हाइट के हिसाब से भी बोल रहा है, इसका मतलब P के बाद फिर S लिखेंगे और S के बाद फिर R लिख देंगे, ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है ना, तो U सबसे बड़ा वॉलीबॉल खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है ना, और R सबसे छोटा वो वॉलीबॉल खेलता है। Q क्या खेलता है, फुटबॉल, Q फुटबॉल खेलता है। T टेनिस खेलता है। अब बचे P और S, इन दोनों में ये नहीं पता कि कौन क्या खेलता है। 2 गेम रह गए, कौन कौन से 2 गेम रह गए, एक क्रिकेट रह गया और एक बैडमिंटन रह गया, एक बैडमिंटन रह गया। तो ये दोनों खेल P और S ही खेलेंगे, लेकिन कौन क्या खेलेगा इसमें पॉसिबिलिटी आ रही है। इसमें पॉसिबिलिटी, अगर P क्रिकेट खेलता तो S बैडमिंटन ही खेलता, लेकिन ये ज़रूरी नहीं क्योंकि अभी ये पता नहीं कि P क्रिकेट ही खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। तो ये 2 गेम 2 लोगों के लिए पक्का पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, है ना, पक्का ये पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। तो देख लीजिए, Who among them is taller than R but shorter than P? Taller than R से बड़ा लेकिन P से छोटा, मतलब P और R के बीच में देखना है कौन है ना। तो P और R के बीच में फटाफट देखो तो S आ रहा है, कौन आ रहा है, S। तो P और R के बीच में S है, कौन है, S। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। Who will be the third place if they are arranged in descending order of height? फटाफट देख लीजिए, तो अरेंजमेंट ऑलरेडी बनाया जा चुका है कि तीसरे नंबर पे कौन है। तो U Q T आ रहा है, तीसरे नंबर पर T आ रहा है, बहुत सिंपल है। तो T को राइट करिए, इसमें कोई दम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not true? कौन सा ट्रू नहीं है, P is shorter than R, P shorter than R, जबकि P तो बड़ा है R से, इसका मतलब पहला ही गलत है, नॉट ट्रू, है ना, यही ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर A की तरफ जाएंगे। तो ये चीज़ है नहीं, ये चीज़ है, जिसका मतलब P बड़ा है, छोटा नहीं R से, तो कौन सा सही नहीं है, पहला ही ऑप्शन गलत है। तो इसको वही मार्क करेंगे, इसका ये पार्ट ऑप्शन में आपका चला जाएगा। ओके, चलिए। Who
एस प्ले। एस क्या खेलता है? हमने कहा ना एस और पी के बारे में पॉसिबिलिटीज़ आ रही थी। इनकी पॉसिबिलिटी की वजह से ये नहीं बताया जा सकता कि एस क्या खेलता है, लेकिन 2 गेम थे, क्रिकेट और एक बैडमिंटन। क्रिकेट और बैडमिंटन, इन दोनों गेमों में ये दोनों ही खेलते थे, तो कुछ भी खेल सकता है। पॉसिबिलिटी का केस यहाँ पर हम देखेंगे। तो एस या तो क्रिकेट खेलेगा या तो बैडमिंटन, कंफर्म। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर हुआ। चले आगे, चलिए बढ़ाते हैं, नेक्स्ट अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। तो अगला अरेंजमेंट ये आ रहा है, ध्यान से देखिए, इसको आप अटेम्प्ट करिए, जल्दी से देखिए कि आप इसे बना सकते हैं। 5 मिनट का समय मैं दे रहा हूँ, इस 5 मिनट में, ठीक है, आप ट्राई कर लीजिए। 5 मिनट का समय है आपके लिए ट्राई करने का, बिल्कुल सिंपल है। देयर आर 7 स्टूडेंट्स A, B, C, D, E, F and G in a class. Each of them has a different favorite subjects. बात करें सब्जेक्ट्स की तो इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी है ना। तो जितने लोग उतने सब्जेक्ट। ईच ऑफ देम स्टूडेंट्स सिक्योर्ड डिफरेंट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। सी हैज सिक्योर्ड सेकेंड हाईएस्ट मार्क, मतलब इसमें रैंकिंग का भी फंडा है, किसी की रैंक सेकेंड है। एंड नीदर इंग्लिश नॉर मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। He is secured the least marks and neither sociology nor math is his favorite subject. The favorite subject of D is physics and the secured marks more than the marks of B and C but less than A. Okay, the favorite subject of B is bio and his marks are more than the marks of E but less than the marks of C. The favorite subject of A is philosophy. The student whose favorite subject is chemistry got the highest marks. तो ये पूरा कहानी है। इसमें पहले आप क्या करेंगे, रैंक भी लिख सकते हैं, वो भी आपके ऊपर है, नाम लिख सकते हैं और उनका सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। तो फटाफट आप खुद से ट्राई करो। 5 मिनट का समय है, मैं आपको, ठीक है, 5 मिनट के समय के बाद इसको डिस्कस करूँगा। आप एक बार स्पीड में बनाना शुरू करिए। चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करिए। हिंट क्या है, पहले रैंक लिख सकते हैं, उसके बाद उनके सामने उसका नाम लिखिए, फिर उसके सामने उसका फेवरेट सब्जेक्ट लिखिए। एवरीथिंग क्लियर, बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चलिए फटाफट चलिए, 5 मिनट बहुत है, मैक्सिमम टाइम दिया गया। वैसे क्वेश्चन ये 2 मिनट से पहले बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन की बात मैं कर चुका हूँ, बिल्कुल। तो टेबल जनरेट करिए, बेस्ट अप्रोच है, टेबल बनाइए। जो पॉइंट सीधे सीधे दिए हैं, डायरेक्ट दिए हैं, उनको पुट करना स्टार्ट करिए और जहाँ पे कुछ लगे क्लू, उस क्लू को लिखिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए अपने अरेंजमेंट के अंदर। चलिए फटाफट चलिए। ट्राई कर लिया आपने? जल्दी से करिए, टाइम ख़त्म होने जा रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है, 2 से 3 मिनट मैक्सिमम ऐसे समय लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। चलिए देख लेते हैं ना, आप अपना मैच कराना।
कुल 7 लोग हैं ना, तो रैंकिंग लिख रहा हूँ। देखो, पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी रैंक, 5वीं, 6वीं और 7वीं, कुल 7 लोग हैं। जिसमें से सी के बारे में पता है कि सी जो है, सी हैज secured second highest marks and neither English nor mathematics is his favorite subject। तो सी का कंफर्म तो कर ही लेते हैं, ये सी है। इसकी फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें ना तो इंग्लिश है, ना ही मैथ है। ये फेवरेट सब्जेक्ट इसके नहीं है, जिसको सर्कल के अंदर बंद करो जो नहीं है फेवरेट, है ना। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ डी इज फिजिक्स। चलिए, डी का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स, एक क्लू मिल रहा है, डी फिजिक्स का फेवरेट सब्जेक्ट है। एंड द सिक्योर मार्क्स मोर मार्क्स देन बी एंड जी। इसके मार्क्स बी और जी से हैं, लेकिन ए से कम है। तो ए रैंक में ऊपर है और डी से बी और जी रैंक में नीचे है। बट अभी ये नहीं पता कि बी और जी में कौन रैंक में ऊपर है, पता लग जाएगा। तो अभी हम क्लू की तरफ से के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ बी इज बायो। ध्यान रखिए, बी का फेवरेट सब्जेक्ट बायो है, राइट। एंड हिज मार्क्स आर मोर देन द मार्क्स ऑफ ई बट लेस देन जी। चलिए, एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो बी के मार्क्स हैं, बी के मार्क्स हैं वो जी से तो कम है लेकिन ई से ज़्यादा है, ठीक है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। बी का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, बायो है, ये भी कंफर्म है। तो अब एक चीज़ कंफर्म ये वाला पॉइंट हो गया कि डी से ऊपर ए रहेगा, लेकिन जस्ट ऊपर है या नहीं ये नहीं पता। और डी के नीचे कौन होगा, जी होगा, फिर उसके नीचे बी होगा, उसके नीचे ई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फेवरेट, ये बात तो क्लियर हो गई ना, डी का जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है और इसके मार्क्स मोर देन बी एंड जी बट लेस देन ए, लेकिन ए से कम है। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ बी इज बायो एंड हिज मार्क्स आर मोर देन द मार्क्स ऑफ ई। ई से ज़्यादा है बट लेस देन द मार्क्स ऑफ जी। ठीक है, क्लियर है। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ए इज फिलोसफी। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ए इज फिलोसफी। ए का जो फेवरेट सब्जेक्ट हो फिलोसफी है। तो ए के बारे में कंफर्म पता है कि ए का फेवरेट सब्जेक्ट फिलोसफी है। द स्टूडेंट हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री गॉट द हाईएस्ट मार्क। मतलब ए सबसे ऊपर नहीं है रैंक में, कंफर्म हो गया, क्योंकि जो केमिस्ट्री वाला बंदा है वही सबसे ऊपर है रैंक में। तो वो चीज़ कंफर्म हो गई कि केमिस्ट्री वाला फिर होगा कौन, क्योंकि अपने लगभग सबके बारे में पता लगा लिया है। तो केवल रहने वाला बंदा एफ है, यही रह जा रहा है। बाकी देखिए सबके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता है। ए फिलोसफी है ना, डी फिजिक्स, बी बायो, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। ई सबसे कम मार्क्स पाता है। देखो यहाँ पर है ई सिक्योर्ड द लीस्ट मार्क्स एंड नीदर सोशियोलॉजी नॉर मैथ। ई के बारे में अगर हम देखें तो ई के सिक्योर लीस्ट मार्क्स एंड नीदर सोशियोलॉजी नॉर मैथ्स इज फेवरेट सब्जेक्ट। तो ई सबसे नीचे रैंक में गया, ये तो कंफर्म है। ई सबसे नीचे रैंक में गया और इसका जो है सब्जेक्ट ना तो मैथ है ना तो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी और ना ही मैथ्स इसके फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इसको ब्लॉक करो, है ना, इसके अंदर इसको ब्लॉक कर लिया जाए। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलिए बहुत अच्छे। और ई से ऊपर बी है, बी से ऊपर जी है, जी से ऊपर डी है, डी से ऊपर ए है। तो बस कौन गया, एफ। कंफर्म है एफ होगा यहाँ पर, और एफ ही यहाँ पर केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है। ए का फिलॉसफी हो गया, देखिए ए का फिलॉसफी हो गया, डी फिजिक्स है ही, है ना, और बी का बायो हो गया, बी का बायो हो गया। तो ध्यान से देखो मैथ्स यहाँ नहीं है और मैथ्स यहाँ नहीं है, तो एक ही है कि जो जी है वो मैथमेटिशियन होगा, मतलब ये मैथ्स पढ़ रहा है ना, मैथ्स को लाइक कर रहा है, मैथ इसको अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो इंग्लिश यहाँ नहीं है, इंग्लिश यहाँ नहीं है तो इंग्लिश के लिए की ऑप्शन है कि इंग्लिश सबसे नीचे पहुँच जाए, और सोशियोलॉजी जब यहाँ नहीं है तो वो सबसे ऊपर पहुँच जाए। तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि एफ़ जो है वो रैंक में नंबर 1 है और केमिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है। सी रैंक में 2 है, सोशियोलॉजी इसका फेवरेट है। ए रैंक में 3 है, फिलॉसफी है। डी रैंक में 4 है, फिजिक्स है। जी रैंक में 5 है, मैथ्स है।
फेवरेट सब्जेक्ट बी 6 रैंक में है, बायो फेवरेट सब्जेक्ट है, ई 7वीं रैंक में और इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ईजिली बना दिया गया क्वेश्चन, कोई इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। आपने देखा आसानी से क्वेश्चन बन रहा है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चंस दे रखे हैं, केमिस्ट्री द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ, केमिस्ट्री किसका फेवरेट सब्जेक्ट है? तो एफ का फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो बिल्कुल कंफर्म है, ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चले, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो विच इज़ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ई का फेवरेट सब्जेक्ट बताइए क्या है? ई का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। चलिए ई पे इंग्लिश आ जाइए, तो पहला ऑप्शन सही करिए। कहता है व्हेन ऑल द स्टूडेंट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम टॉप? ए का रैंक बताना, कहने का मतलब ए का रैंक। चलिए देखिए ए का रैंक क्या था। ए का रैंक अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे है ना। देखिए ए के बारे में ध्यान रखिए, तो ए का रैंक क्या है? तीसरे नंबर पे है ना। ए की रैंक की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर है, तो ये भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ए की रैंकिंग की बात की जाए तो ए किस नंबर पर है? ए किस नंबर पर है? ठीक है, बिल्कुल समझ में आया कि रैंक की बात करें तो ए फ्रॉम टॉप इन द रैंक इज 3rd नंबर, तीसरे नंबर पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? तीसरे नंबर पे, राइट। चलिए, कहता है व्हाट इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ जी? जी का फेवरेट सब्जेक्ट बताइए। फटाफट देखिए ऊपर जाकर जी का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो जी का मैथ्स है, जी का मैथ्स है, जी का मैथ्स है, जी का मैथ्स है, राइट। हु गॉट द सेकेंड लीस्ट मार्क्स? सेकेंड नंबर पे हु गॉट द सेकेंड लीस्ट मार्क्स? सेकेंड लीस्ट रखिएगा नीचे से दूसरे नंबर पर। तो बी है बायो, बी है बायो, बी है बायो, बी है बायो। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? पक्का समझ में आया? तो आप देख रहे हैं ना, कोई भी क्वेश्चन बनाना मुश्किल नहीं, अगर अरेंजमेंट कंप्लीट है फिर तो कुछ है नहीं। बिना अरेंजमेंट के डायरेक्टली बताना मुश्किल है, लेकिन जब आपने अरेंजमेंट बना लिया तो फिर किस बात का मुश्किल है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीड करना स्टार्ट करिए, ट्राई भी करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। कहता है 5 मेंबर्स ABCDE, 5 लोग का नाम आ गया, ABCD का 5 लोग हैं। ग्रेप्स, एप्पल, वाटरमेलन, पॉमग्रेनेट और पाइनएप्पल 1 by 1 आफ्टर देयर लंच फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। नो मेंबर ईट एनी फ्रूट ऑन ए संडे, और मंडे के दिन कोई फ्रूट नहीं खाता है। ईच ऑफ देम ईट्स ओनली 1 फ्रूट। तो इस लाइन पे भी ध्यान रहे, एक दिन में एक ही फ्रूट खाया जाएगा, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लोग हैं ABCDE और 5 फ्रूट हैं, 5 डे हैं। कहानी खत्म, कहानी खत्म, इस बात का ध्यान रहे। कहता है नो 2 मेंबर ईट द सेम फ्रूट ऑन ए डे, कोई भी आदमी एक ही सेम डे पे सेम फ्रूट नहीं खाएंगे, सेम फ्रूट ऑन ए डे। मतलब हर दिन डिफरेंट फ्रूट होने चाहिए, कहने का मतलब ये है। सारे लोग डिफरेंट फ्रूट डिफरेंट डे पे खाने चाहिए, इसका मतलब यही निकल के आ रहा है। तो चलिए क्लू क्या क्या है उसको देखते हैं। तो पहले तो आप एक टेबल बनाओ, बढ़िया बेहतरीन टेबल है ना। यहाँ पे पहले आप लिखो नाम, कितने लोग हैं? 5, A B C D और E, 5 नाम, 5 दिन लिखो। कौन सा है? ट्यूसडे से सैटरडे, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, राइट। अब यहाँ पे कॉलम बनाना है, क्या बनाना है? कॉलम, ठीक है, ध्यान रहे। तो रो एंड कॉलम बना लेते हैं पहले फटाफट, रो एंड कॉलम बना लेते हैं और उसके बाद इसमें फिलिंग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छे से करना है फिर क्वेश्चन को, इसलिए टेबल जल्दी से बनाया जा रहा है, क्योंकि इसी टेबल के यूज से कहानी ख़त्म करी जाएगी, ठीक है। ओके, चलिए इसमें फिल करना हम शुरू करेंगे, है ना। ओके, अब देखो नो 2 मेंबर्स ईट द सेम फ्रूट ऑन ए डे, नीदर बी नारी, कहानी शुरू करते हैं। जितना भी क्लू है इसमें भरिए।
ना तो बी ना तो ई, ईट वाटरमेलन आर ग्रेप्स, वाटरमेलन और ग्रेप्स नहीं खाते हैं किस दिन, वेडनेसडे के दिन। चलिए बी और ई पे आइए, तो बी और ई वेडनेसडे का दिन मार्क किया। वाटरमेलन और ग्रेप्स ये नहीं खाएंगे, नहीं खाने वाले के लिए सर्कल बनाता हूँ मैं, जो चीज़ नहीं खाई जाएगी उसके लिए सर्कल। तो वेडनेसडे के दिन ना तो बी वाटरमेलन खाता है ना तो ग्रेप्स, और ई के लिए भी वही बात। ए पॉमीग्रेनेट, ये क्या करता है, पॉमीग्रेनेट, ए ईट पॉमीग्रेनेट ऑन थर्सडे, ए थर्सडे के दिन पॉमीग्रेनेट खाता है, पॉमग्रेनेट है ना, पॉमग्रेनेट खाता है। ए ईट पॉमग्रेनेट थर्सडे, थर्सडे के दिन पॉमग्रेनेट खाता है, ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ईट एप्पल ऑन ट्यूसडे, डी एप्पल ट्यूसडे के दिन खाता है, ए डबल पी एप्पल, है ना, ठीक है। ई डज नॉट ईट पाइन एप्पल ऑन ट्यूसडे, ई डज नॉट ईट पाइन एप्पल ऑन ट्यूसडे, तो पाइन एप्पल पी ए नहीं खाता है, ई नहीं खाता है ट्यूसडे के दिन। बी ईट पॉमीग्रेनेट ऑन फ्राइडे, बी फ्राइडे के दिन पॉमीग्रेनेट खाता है, ठीक है। सी ईट ग्रेप्स ऑन सैटरडे, सी सैटरडे के दिन ग्रेप्स खाता है, राइट। ए ईट वाटरमेलन ऑन ट्यूसडे, ए ईट वाटरमेलन ऑन ट्यूसडे, ए ट्यूसडे के दिन वाटरमेलन खाता है, ए ट्यूसडे के दिन वाटरमेलन खाता है। डी ईट पाइनएप्पल ऑन वेडनेसडे, डी ईट पाइनएप्पल ऑन वेडनेसडे, डी ईट पाइनएप्पल ऑन वेडनेसडे, ठीक है, डी ईट पाइनएप्पल ऑन वेडनेसडे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो ये 10 पॉइंट को हमने फिल कर लिया है, जहाँ पे कुछ कंफर्मेशन है, कुछ पॉजिटिव वे है, कुछ नेगेटिव वे है। तो सबसे ज़्यादा जो डाटा अवेलेबिलिटी है तो वेडनेसडे के दिन देखा जाए, तो इस क्वेश्चन का जो मेन क्लू है वो ये है कि रो और कॉलम वाइज ध्यान ये रखना है कि कोई भी फ्रूट रिपीट ना हो, वरना वो बात गलत हो जाएगी। सेम एक ही दिन में डिफरेंट फ्रूट वाली बात है, उसको क्लियर करना है। तो हर रो हर कॉलम में डिफरेंट फ्रूट हमें सेट करने हैं। तो चलो वेडनेसडे के दिन हम लेके चलते हैं, वेडनेसडे का दिन हम लेके चलते हैं। वेडनेसडे के दिन की अगर मैं बात करूं तो वेडनेसडे के दिन की अगर मैं बात करूं, है ना, तो वेडनेसडे का दिन जरा ध्यान से देखो, ठीक है, समझना बात को। वाटरमेलन और ग्रेप्स बी और ई नहीं खाते, ग्रेप्स सी खा ही रहा है सैटरडे के दिन, तो सी। अब ग्रेप्स कहाँ रखेंगे, ए खा रहा है वाटरमेलन, तो वाटरमेलन हम कहाँ रखेंगे और ग्रेप्स कहाँ रखेंगे, ये बातों को फोकस करना है ना। तो चलिए कर लेते हैं फोकस। तो ए वाटरमेलन, ए ग्रेप्स खाएगा वेडनेसडे के दिन, ये रख लीजिए, ए ग्रेप्स खाएगा, यहाँ रखिए जी। वाटरमेलन यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता, तो यही जगह बच रही है वाटरमेलन के लिए। और पाइनएप्पल यहाँ है, पॉम यहाँ पे पॉमग्रेनेट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बी फ्राइडे के दिन पॉमग्रेनेट खा रहा है, तो फिर यहाँ पॉमग्रेनेट नहीं हो सकता, तो वो ई खाएगा वेडनेसडे के दिन पॉमग्रेनेट, यहाँ कंफर्म हो गया। अब बच गया एप्पल, तो एप्पल बी खाएगा वेडनेसडे के दिन, एक ही पॉइंट रह गया, तो ये काम खत्म। अब आप ध्यान से देखो, तो ए ग्रेप्स खाएगा वेडनेसडे के दिन, बी खाएगा एप्पल, सी खाएगा वाटरमेलन, डी पाइनएप्पल, ई पॉमग्रेनेट, राइट। चलिए ट्यूसडे के दिन पे आ जाते हैं। तो ट्यूसडे के दिन पे ध्यान देना, ए तो वाटरमेलन खा ही रहा है, तो वाटरमेलन कहीं आना नहीं चाहिए। एप्पल डी खा रहा है, वो आना नहीं चाहिए, ठीक है। ई पाइनएप्पल की बात कर सकता हूँ मैं, तो पाइनएप्पल यहाँ नहीं होगा, ई पाइनएप्पल नहीं खाएगा।
तो पाइनएप्पल के लिए कौन सी जगह सही होगी, बहुत ध्यान से समझिए। तो बी पॉमग्रेनेट खा ही रहा है फ्राइडे के दिन, तो ट्यूसडे के दिन पॉमग्रेनेट नहीं खाएगा। सी वेडनेसडे के दिन वाटरमेलन ग्रेप्स खा रहा है तो वो भी नहीं रख सकता, क्लियर है। तो पॉमग्रेनेट क्लियर हो गया कि कहाँ रखा जा सकता है, बी खाएगा नहीं, ई खाएगा नहीं, डी एप्पल खा ही रहा है, तो सी को ही पॉमग्रेनेट दे दो आप ना। चलो सी में भरो पॉमग्रेनेट, सी में भरो पॉमग्रेनेट, ओके। अब बचा पाइनएप्पल, ई खाएगा नहीं तो पाइनएप्पल यहाँ खाया जाएगा। अब बचा ग्रेप्स, तो ग्रेप्स आपका यहाँ आ जाएगा, डन। बिल्कुल आराम से देखोगे, कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं कोई रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। अब ए वाटरमेलन ट्यूसडे के दिन खाता है, ग्रेप्स वेडनेसडे के दिन खाता है और थर्सडे के दिन पॉमग्रेनेट खाता है। तो इसके पास दो फ्रूट रहते हैं, एक एप्पल और एक पाइनएप्पल। तो इसमें पॉसिबिलिटी आने जा रही है, ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे के दिन दो फ्रूट रह गए, तो कुछ भी हो सकता है ए के लिए। तो अगर ए एप्पल खाता है फ्राइडे के दिन, एप्पल खाता है फ्राइडे के दिन, तो यहाँ पाइनएप्पल खाएगा, बट ज़रूरी नहीं, इसलिए पॉसिबिलिटी डालता हूँ, इसलिए पॉसिबिलिटी डालना ज़रूरी है कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वही बात बी के लिए कर सकता हूँ, अगर बी यहाँ एप्पल खाएगा, ध्यान रहे, तो बातें बिल्कुल चलेंगी उसी बेस पे, क्योंकि दो ही रह गया, ठीक है। तो बी के लिए पाइनएप्पल एप्पल तो हो चुका है, पॉमग्रेनेट भी हो चुका है, ग्रेप्स सैटरडे के दिन, अब ध्यान से देखो तो सी खा रहा है, तो फिर बी ग्रेप्स खाएगा थर्सडे के दिन और यहाँ पे वाटरमेलन आ जाएगा। कंफर्म, बातें क्लियर हो रही हैं। अब देखिए थर्सडे में ग्रेप्स आ ही गया, सैटरडे में ग्रेप्स आ ही गया, तो फिर फ्राइडे में ग्रेप्स सी को खिला दो आप, राइट, टेंशन मुक्त हो जाओ। तो सी के फ्राइडे के दिन ग्रेप्स की बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे ग्रेप्स डाल दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है यहाँ तक ना, ओके, समझते हैं। अगर मैं बात करूँ सी का, तो ग्रेप्स यहाँ हो गया, दो फ्रूट रह गया, तो वो दो फ्रूट एप्पल और पाइनएप्पल, तो एप्पल यहाँ खाएगा तो पाइनएप्पल यहाँ खाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है तो पाइनएप्पल यहाँ खाएगा तो फिर एप्पल यहाँ खाएगा, ओके, पॉसिबिलिटी चल रही, ध्यान रखना, वो होनी ही होनी है। अब डी के बारे में एप्पल पाइनएप्पल पता है ना, ग्रेप्स यहाँ आ गया, ग्रेप्स यहाँ आ गया, तो ग्रेप्स के लिए कहानी कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। डी ग्रेप्स फ्राइडे के दिन खाएगा, तो बच गया वाटरमेलन, तो फिर ये यहाँ खाएगा, और पॉमीग्रेनेट फिर ये यहाँ आ जाएगा। कंफर्म, देखिए बस ध्यान लगाइए, कुछ है नहीं, मैंने हिंट दे दिया आपको, है ना। अब बताओ क्या रह गया फ्रूट, क्या फ्रूट रह गया, है ना। तो ध्यान से देखा जाए तो इसमें पॉसिबिलिटी सैटरडे के दिन आ ही रही है। पाइनएप्पल अगर सैटरडे के दिन ए खाता है तो ई को खिलाना पड़ेगा एप्पल, है ना। तो यहाँ पर एप्पल लिखिए और पाइनएप्पल पॉसिबिलिटी, सेम बात यही यहाँ भी हो रही है, सेम बात यही यहाँ भी हो रही है। तो यहाँ पर रह गया था वाटरमेलन, ये भर दीजिए, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या, एप्पल खा चुका है तो पाइनएप्पल खाएगा, फिर एप्पल खाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरा ये टेबल कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत कहीं हुई नहीं। बस हमने इस बात का ध्यान रखा कि किसी रो और किसी कॉलम में किसी भी फ्रूट का रिपीटिशन ना हो, बस इस बात का ध्यान रखा गया है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या है, विच फ्रूट डज ई ईट ऑन फ्राइडे। ई का फ्राइडे का दिन चेक करिए कि ई ईट ऑन फ्राइडे,
विच फ्रूट डज ई ईट ऑन फ्राइडे? ई का फ्राइडे का दिन क्या है भाई? वाटरमेलन। क्या है? वाटरमेलन। चलो डन। नेक्स्ट, हु ईट पोमग्रेनेट ऑन वेडनेसडे? वेडनेसडे के दिन पोमग्रेनेट कौन खा रहा है? ई खा रहा है। ध्यान से देखिए तो ई खा रहा है, यहाँ पर ई खा रहा है ना, तो ये भी कंफर्म है। ई के बारे में क्लिक करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचिए। ऑन विच डे डज डी ईट वाटरमेलन? डी का वाटरमेलन, डी वाटरमेलन, डी का वाटरमेलन चेक करो, थर्सडे का दिन आ रहा है। थर्सडे का कौन सा दिन है? थर्सडे का दिन आ रहा है। चलिए मार्क करिए थर्सडे, थर्सडे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डेफिनेटली ट्रू? सी पॉम वेडनेसडे, सी पॉम वेडनेसडे डेफिनेटली बोल रहा, तो सी पॉम वेडनेसडे, सी पॉम ट्यूसडे आ रहा है, तो पहला तो नहीं है, राइट। दूसरा बी एप्पल थर्सडे, बी एप्पल थर्सडे, बी एप्पल थर्सडे नहीं, वेडनेसडे, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई वाटरमेलन फ्राइडे, ई वाटर फ्राइडे, चलिए फटाफट बताइए। ई वाटर फ्राइडे, ई वाटरमेलन फ्राइडे, ई वाटरमेलन फ्राइडे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वाटरमेलन फ्राइडे, राइट, बिल्कुल सही है। तो ये आपका जवाब बिल्कुल सही है, डेफिनेटली वर्ड है, देखिए डेफिनेटली सही है। आते हैं विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डेफिनेटली फॉल्स? डेफिनेटली गलत कौन है? सी एप्पल थर्सडे, सी एप्पल थर्सडे, सी एप्पल थर्सडे खा भी सकता है, नहीं भी तो डेफिनेटली तो नहीं कह सकते ना, खा भी सकता है, क्योंकि एप्पल और पाइनएप्पल दो पॉसिबिलिटी थर्सडे के दिन सी के बारे में आ रही है। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम डेफिनेटली तो गलत नहीं कर सकते, पॉसिबिलिटी में है ना। आगे बढ़ते हैं। ई पाइनएप्पल सैटरडे, ई पाइनएप्पल सैटरडे, फटाफट देखिए, ई पाइनएप्पल सैटरडे, ये भी हम नहीं कह सकते, गलत है, ये भी पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है। ओके, ए एप्पल फ्राइडे, ए एप्पल फ्राइडे, ए एप्पल फ्राइडे, ये भी पॉसिबिलिटी है, खा सकता है ना, तो कंफर्म गलत नहीं कर सकते। बी ग्रेप्स वेडनेसडे, बी ग्रेप्स वेडनेसडे, बी ग्रेप्स वेडनेसडे, ये गलत है, क्योंकि बी वेडनेसडे के दिन एप्पल खा रहा है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो मिल गया जवाब, तो डेफिनेटली गलत हुई है। चलें आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए, इसको आप घर पे ट्राई करेंगे, क्योंकि ऐसे दो क्वेश्चन मैं पहले ही करा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से टेबल में बना लीजिएगा, पहले नेम, उसके बाद है ना, क्योंकि लैंग्वेज क्या बोलते हैं ये लिखना है, तो ये सारी कहानी और उनके प्लेस भी कंफर्म करने हैं, तो वही है, कॉलम और रो की बात है, फिल करना है। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस भी करने हैं। तो क्वेश्चन देखिए ये है, व्हाट इज जेज मदर टंग? जे की मदर टंग क्या है? मातृभाषा जे की बतानी है क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हु वर्क्स इन चेन्नई? चेन्नई में कौन वर्क कर रहा है? चेन्नई में कौन वर्क कर रहा है, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? कौन से कॉम्बिनेशन करेक्ट है इन सारे ऑप्शंस के भी आप पर, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वर्क इन दिल्ली? दिल्ली में कौन वर्क कर रहा है, ये भी ध्यान से आपको अरेंजमेंट के हिसाब से बताना है कि दिल्ली में कौन काम कर रहा है। और एम की मदर टंग मातृभाषा एम की क्या है, ये भी पता आपको लगाना है, एम की मदर टंग है क्या। आई बात समझ? तो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए और अटेम्प्ट आपको करना है हर हाल में। तो आप देख रहे हैं ना कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका लेवल अच्छा होना चाहिए, आपको सोचना है कि कब क्या बनाना है। मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं,
ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आप बना लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, क्योंकि ये पजल एक ऐसा टॉपिक है, ये प्रैक्टिस बेस है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा कॉन्फिडेंस लेवल, जिससे आप हर तरीके के क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं वो कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन समझ आया होगा आपको बार बार। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को रोक के उसको अच्छे से समझ लीजिएगा और क्वेश्चन को खुद से सारे बनाइएगा। एक बार मैंने अभी तो बताया आपको, अब एक बार आप खुद से इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, उसको आप करिए। ठीक है, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अप्रोच क्लियर हो जाएगी किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो फुल कंसंट्रेशन बनाइए, कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब तक कंसंट्रेट नहीं करेंगे आप इन्फॉर्मेशन को सही या सटीक तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।